Assalamu alaikum. Starting with the Pak and pure name of Almighty Allah, who is Ar-Rahman and Rahim. My name is Muhammad Ishtiaq Khan and you are watching Nursing with Ishtiaq. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास हिप फ्रैक्चर के बारे में। इससे पहले हमने फ्रैक्चर और उसके टाइप्स पढ़े हैं, लेक्चर उसका अपलोड हुआ है, आप लोग वो भी देख लें। अच्छा जी, हिप फ्रैक्चर हम किस फ्रैक्चर को बोलते हैं? हिप फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द हेड, नेक, ट्रोकेंटेरिक और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन्स ऑफ द फेमर। हमारे पास फेमर के जो फोर पार्ट्स हेड, नेक, ट्रोकेंटेरिक और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन्स है, अगर उसमें हमारे पास फ्रैक्चर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं हिप फ्रैक्चर। ये रीजन्स जो है आगे डायग्राम में आप लोग देख ले। ये देखिए, फेमर हेड, फेमोरल हेड, फेमोरल नेक। ये फेमोरल हेड और फेमोरल नेक, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर रीजन्स, क्योंकि ये कैप्सूल के अंदर, हिप कैप्सूल के अंदर ये रीजन्स आते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर रीजन्स। और जो हमारे पास इसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटेरिक, लेसर ट्रोकेंटेरिक, इसको हम इकट्ठे बोलते हैं ट्रोकेंटेरिक रीजन्स। और इसके बाद जो है तो सब ट्रोकेंटेरिक रीजन्स। तो ये ट्रोकेंटेरिक रीजन्स और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन्स, इन दोनों का हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन, क्योंकि ये हमारे पास हिप कैप्सूल से बाहर आते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन्स। ये नीचे फ्रैक्चर्स के दो टाइप्स इसमें दिए गए हैं, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स और एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हेड और नेक जो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, वो इंट्रा कैप्सुलर रीजन में हमारे पास आते हैं। तो इसलिए अगर उस हेड और नेक में हमारे पास फ्रैक्चर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास फ्रैक्चर जो है तो ट्रोकेंटेरिक और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन्स जो हमारे पास आउट ऑफ द हिप कैप्सूल रीजन्स है, अगर इनमें हमारे पास फ्रैक्चर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। ये डायग्राम में आप लोग देख ले। ये देखिए, जो हेड और नेक में हमारे पास जो फ्रैक्चर आता है, इसमें हमारे, इसको हम बोलते हैं इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। और जो ट्रोकेंटेरिक और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन में हमारे पास फ्रैक्चर आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। ये देखिए, की डिफरेंसेस में नीचे दिया गया है कि लोकेशंस जो मैंने आप लोग बता दिया कि इनसाइड कैप्सूल और आउटसाइड कैप्सूल। इनसाइड कैप्सूल जो है तो हमारे पास इंट्रा कैप्सुलर में होता है, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन में हमारे पास जो है तो आउटसाइड द कैप्सूल होता है। एरियाज हमारे पास जो इन्वॉल्व होती है वो है फेमोरल हेड और फेमोरल नेक, हमारे पास जो है तो वो इंट्रा कैप्सुलर में इन्वॉल्व होती है, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में इंटर ट्रोकेंटेरिक रीजन और सब ट्रोकेंटेरिक रीजन, ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमारे पास जो है तो इन्वॉल्व होती है। ब्लड सप्लाई जो है तो चांसेस है कि वो इंटरप्ट हो जाए इंट्रा कैप्सुलर में, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन में हमारे सॉरी, एक्स्ट्रा कैप्सुलर रीजन में हमारे पास के चांसेस इंटरप्शन के कम होते हैं। रिस्क ऑफ एवीएन जो है तो वो हमारे पास इंट्रा कैप्सुलर में हाई होता है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमारे पास कम होता है। अब एवीएन हम किसको बोलते हैं? एवीएन हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस की उस टाइप को हम बोलते हैं जो हमारे पास ब्लड की कमी की वजह से, अगर किसी रीजन, किसी टिश्यू या सेल को ब्लड ना पहुंचे और उसकी डेथ हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो इसके चांसेस हमारे पास जो है तो वो इंट्रा कैप्सुलर में ज़्यादा होते हैं। हीलिंग जो है वो इंट्रा कैप्सुलर की जो है तो वो पुअर होती है, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर की हमारे पास बेटर होती है। ट्रीटमेंट हमारे पास जो है तो इंट्रा कैप्सुलर की हिप रिप्लेसमेंट होती है, और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है इसकी इंटरनल फिक्सेशन हम करते हैं, जो ओपन रिडक्शन हम जिसको बोलते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया है आगे वाले पिछले लेक्चर में। अच्छा जी, हिप फ्रैक्चर के हमारे पास कॉजेज हमारे पास क्या है? हिप फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमन इन ओल्डर पीपल, क्योंकि ओल्डर पीपल के जो हिप्स फ्रैक्चर्स के चांसेस हमारे पास इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके बोन्स वीक हो जाते हैं, पार्टिकुलरली एल्डरली वोमेन। मैनी आर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉल्स। अच्छा जी, वोमेन में हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि वो अगर कोई वोमेन ब्रेस्ट फीडिंग करती है बच्चों को, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है तो फीडिंग के ज़रिए बच्चों को ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी हड्डी कमज़ोर होती है, तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फॉल्स तो बस आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर कोई गिर जाए, कोई कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो इससे तो हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? द फ्रैक्चर्ड लिम्ब इज शॉर्टेंड एंड रोटेटेड एक्सटर्नली, इट कांट बेयर वेट। जो फ्रैक्चर्ड लिम्ब हमारे पास होता है वो शॉर्ट हो जाता है। अब शॉर्ट क्यों होता है? देखिए, हमारे पास जब फ्रैक्चर आ जाता है तो हमारे जो मसल्स है उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग की वजह से जो है तो लिम्ब जो है वो शॉर्ट दिखाई देने लगता है, और वो जो है तो वेट बर्दाश्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हड्डी टूटी है, तो वो वेट कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? सही है। अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड हिप डिस्कलरेशन। हिप डिस्कलरेशन होती है जो तो ब्लीडिंग की वजह से, या जो है तो पेन की वजह से, या नर्व्स के डैमेज की वजह से हमारे पास हिप डिस्कलरेशन होती है, पेन होता है और टेंडरनेस फील होती है।
इसकी डायग्नोसिस हमारे पास, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सरेज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पर। तो इंट्राकैप्सुलर ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ओपन रिडक्शन with prosthetic replacement because of the high risk of blood supply to the head of the femur which leads to avascular necrosis। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जो है वो ओपन रिडक्शन के जरिए ठीक होते हैं। ओपन रिडक्शन मैंने पहले डिस्कस किया है आगे वाले पिछले लेक्चर में कि ओपन रिडक्शन हम किसको बोलते हैं। ओपन रिडक्शन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में हम बोन की रीअलाइनमेंट करते हैं, हम उसको जो है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। तो अगर हम ओपन सर्जरी करें तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर रिडक्शन बोलते हैं, और अगर हम जो है तो किसी मतलब ट्रैक्शन की मदद से करें तो हम उसको बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। तो इंट्राकैप्सुलर रीजन जो है वो हमारे पास ओपन रिडक्शन की वजह से ठीक होता है। प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हिप की रिप्लेसमेंट होती है। बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क ऑफ ब्लड लॉस सप्लाई टू द हेड ऑफ द फीमर, हमारे पास जो हेड ऑफ द फीमर है उसको जब ब्लड नहीं पहुंचता, हमारे जो फीमर का बोन है उस तक ब्लड नहीं पहुंचता, वो जो है तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो AVN हमने आगे पिछले स्लाइड में पढ़ा तो वहाँ पर ये चला जाता है। सही है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हमारे पास रिक्वायर्स इंसर्शन ऑफ अ स्लाइडिंग कंप्रेशन हिप नेल विद साइड प्लेट और मल्टीपल पिंस। एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हमारे पास ये रिक्वायर करता है इंसर्शन, एक स्लाइडिंग कंप्रेशन हिप नेल की इंसर्शन हमारे पास ये रिक्वायर करता है। हिप नेल साइड प्लेट, हिप नेल या लगाते हैं साइड नेल उसमें लगे होते हैं, और या मल्टीपल पिंस। अच्छा जी, नर्सिंग इंटरवेंशंस, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशंस। प्री ऑपरेटिव हमारे पास क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगी? मॉनिटर ट्रैक्शन सेटअप, अगर ट्रैक्शन सेटअप लगा हो तो उसको मॉनिटर करें, उसके फंक्शन को मॉनिटर करें। स्किन ट्रैक्शन में भी यूज एज अ टेम्पररी मेजर टू रिड्यूस मसल स्पेसम और एंड इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी। स्किन ट्रैक्शन हम यूज करते हैं टेम्पररी मेजर के तौर पर ताकि मसल स्पेसम को कम करे और पेशेंट को कंफर्ट और सेफ्टी को ज्यादा करे। मॉनिटर न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को चेक करें कि न्यूरॉन्स और वेसल्स हमारे पास ठीक है कि नहीं। ट्रॉमा डिस्टर्ब्स आर्टेरियल एंड वेनस वेसल्स, हमारे पास जो ट्रॉमा अगर कोई हुई हो तो वो हमारे पास आर्टेरियल या वेनस वेसल्स को जो है तो वो डिस्टर्ब करती है, लीडिंग टू ब्रूजिंग, एडिमा, पेन एंड कलर चेंजेस। जो हमारे पास लीड हो जाती है ब्रूजिंग की तरफ, एडिमा की तरफ, पेन या कलर चेंजेस की तरफ। फिर हमारे पास जो एक और नर्सिंग इंटरवेंशन है वो है कि परफॉर्म अदर pre-operative care such as giving the patient nothing by mouth, having him empty his bladder and checking his vital signs। pre-operative care में हमारे पास जो है तो वो nothing by mouth भी आ जाता है, empty bladder भी और checking vital signs भी हमारे पास pre-operative nursing interventions में आता है। monitor vital signs, fluctuating vital signs may be caused by shock। अच्छा जी, हमारे पास जो सॉरी हमारे पास जब हिप फ्रैक्चर होती है तो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पास तकरीबन 1000 ml ब्लड जो है वो लॉस होता है हिप जॉइंट में। सही है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोवोलीमिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो है वाइटल साइंस हम मॉनिटर करते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाइटल साइंस हमारे पास होते हैं तो इसलिए हम उसको मॉनिटर करते हैं। सही है, मे बी अप टू 1000 ml ऑफ ब्लड में बी लॉस्ट इनटू द हिप जॉइंट। Trauma or a pre-existing vascular condition, temperature typically is below normal unless a urinary tract infection exists। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ टेम्परेचर का जिक्र दिया गया है। टेम्परेचर जो है तो या तो हमारे पास नॉर्मल होगा या बिलो ही नॉर्मल होगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है तो वो कम होगा। सही है, और अगर टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि या तो हमारे पास यूटीआई मौजूद है और या रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये दोनों इनमें से कोई हमारे पास मौजूद है तो तभी टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है हिप फ्रैक्चर के दौरान। और नॉर्मली हमारे पास जो है तो या तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या बिलो नॉर्मल रहता है। अच्छा जी, इसके बाद दिया गया है कि सेंड एन एबडक्शन पिलो टू द ऑपरेटिंग रूम इफ द पेशेंट इज रिसीविंग अ प्रोस्टाइटिस processes of the pillow helps keep the processes in the hip joint until the muscle and ligaments heal। इसको मैंने आगे स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एबडक्शन पिलो हम किसको बोलते हैं? एबडक्शन पिलो जो है तो एक ट्रायंगुलर पिलो होती है जिसको हम प्लेस करते हैं बीनीथ द पेशेंट्स लेग आफ्टर द हिप सर्जरी। जो हम हिप सर्जरी के बाद जो है तो पेशेंट्स के लेग्स के दरमियान हम रखते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप का एक पिलो होता है। अब हमारे पास
प्रोस्थेसिस किसको बोलते हैं? ये एक आर्टिफिशियल हिप जॉइंट को बोलते हैं। जब हम हिप 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 रिप्लेसमेंट करते हैं तो इस जो आर्टिफिशियल हिप जॉइंट हम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस। अच्छा जी, पिलो क्यों ज़रूरी है? इट कीप्स द लेग्स स्लाइटली अपार्ट। ये हमारे पास जो लेग्स है वो स्लाइटली इसको अपार्ट रखते हैं, एबडक्टेड रखते हैं। इट प्रिवेंट्स हिप डिसलोकेशन। ये जो है तो हिप डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं। द आर्टिफिशियल हिप कमिंग आउट ऑफ इट्स सॉकेट, क्योंकि आर्टिफिशियल हिप जो हमारे पास लगा होता है वो सॉकेट से निकलने की कोशिश करता है, तो ये जो हमने जो एबडक्शन पिलो लगा रखा होता है तो ये उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। इट कीप्स द प्रोस्थेसिस इन द करेक्ट पोजीशन, और ये जो प्रोस्थेसिस है इसको जो है तो करेक्ट पोजीशन में रखते हैं। अंटिल द मसल्स एंड लिगामेंट्स हील अराउंड द न्यू जॉइंट, जब तक हमारे पास मसल्स या लिगामेंट जो है तो वो हील नहीं हो जाते, उसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती न्यू जॉइंट में। सही है। अब हमारे पास आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास जो है तो मॉनिटर वाइटल साइंस या न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, हमने जो है तो वाइटल साइंस को देखना है और न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को देखना है। सर्जिकल रीअपियर ऑफ द फ्रैक्चर इज ट्रॉमेटिक, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। Surgical repair of the hip fracture is traumatic because of bone and tissue injuries and can lead to complications such as thrombophlebitis and fat or pulmonary embolism. अच्छा जी, वाइटल साइंस को हमने मीटर करना है और न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस को हमने चेक करना है। सर्जिकल रिपेयर ऑफ द हिप फ्रैक्चर इज ट्रॉमेटिक, ये हमारे पास ट्रॉमेटिक भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द बोन एंड टिश्यू इंजरी, क्योंकि ये बोन और टिश्यू इंजरीज की वजह से ये हमारे पास ट्रॉमेटिक हो सकता है कि जो लीड कर जाते हैं थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस और फैट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और फैट एम्बोलिज्म है। सही है। मॉनिटर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ वोन ड्रेनेज, हमने जो है तो मॉनिटर करना है अमाउंट और टाइप ऑफ वोन ड्रेनेज को। ड्रेनेज शुड बी serosanguineous and serosanguineous and should total no more than 200 ml or over 3 days. Position the affected limb properly to prevent dislocation. Use abduction if a prosthesis was inserted, but use a neutral position if an other internal fixation device was inserted. अच्छा जी, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, मैंने ये नोट्स में लिखा है तो मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, सॉरी ये तो चैट जीपीटी ओपन हो गया। ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, मॉनिटर वाटर साइंस एंड न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस। ओरिजिनल जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है स्लाइड में वो है कि मॉनिटर वाटर साइंस न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, हिप फ्रैक्चर और बोन रिप्लेसमेंट कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बो। ये जो मैंने अभी डिस्कस पहले पढ़ लिया तो इसको डिस्कस करते हैं भी। वाटर साइंस चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलरली। न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस में हमारे पास जो है तो पेन, पैदर, पल्स, पैरेस्थीसिया, सॉरी यार, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, ये हमने कल जो है तो काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। सही है। और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हिप फ्रैक्चर सर्जरी कॉजेज इंजरी टू बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज, तो द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हम किसको बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ अ वेन विद ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जब हमारे पास किसी वेन में ब्लड क्लॉट हो जाए और उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। फैट मेटाबॉलिज्म, हम फैट एम्बोलिज्म हमारे पास क्या होता है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम हम को बोलते हैं कि हमारे पास जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन मेरो से हमारा जो फैट है वो ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है और वो फैट जो है तो एम्बोलाई कॉज करता है, ब्लड क्लॉट कॉज करता है, जिस इसको हम बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमारे पास क्या है? अ ब्लड क्लॉट ट्रेवल्स टू लंग्स एंड ब्लॉक्स अ पल्मोनरी आर्टरी कॉजिंग चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस और एंड लो ऑक्सीजन। अच्छा जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम उसको बोलते हैं कि हमारे जो ब्लड क्लॉट है वो ट्रेवल कर जाए लंग्स की तरफ और हमारे पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन और ब्रीथलेसनेस और लो ऑक्सीजन हमारे पास वो फील हो। सही है। मोनिटर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ वोन ड्रेनेज, ये हमने जो है तो ओरिजिनल सेंटेंस हमने वहाँ पर देख लिया कि वहाँ पर जो है लिखा है कि मॉनिटर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ वॉन ड्रेनेज, ड्रेनेज शुड बी सेरोसेंजीनियस एंड शुड टोटल नो मोर देन 200 ml ओवर 3 days। अच्छा जी,
इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये है कि ऑब्जर्व द सर्जिकल वॉन्ड और ड्रेन, हमने जो है तो सर्जिकल वॉन्ड को जो है तो ऑब्जर्व करना है और ड्रेन करना है, सही है। सिरा सिरोसेंजीनियस ड्रेनेज हमारे पास जो है तो एक थिक फ्लूइड होता है जिसमें हमारे पास सीरम और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मौजूद होता है। ये आफ्टर सर्जरी ये नॉर्मल होता है, सही है। एक थिक फ्लूइड हमारे पास पिंक कलर का ये होता है, सही है। और टोटल ड्रेनेज शुड बी लेस देन 200 ml इन द फर्स्ट 3 days। हमारे पास इसकी जो टोटल ड्रेनेज है वो 200 ml से कम होनी चाहिए फर्स्ट 3 days में। एक्सेसिव ड्रेनेज अगर हमारे पास 200 ml से जो है तो ये सिरो सेंजीनियस फ्लूइड्स अगर हमारे पास 200 ml से ज़्यादा हो, ब्राइट रेड ब्लड हो हमारे पास, पस हो, फोल स्मेलिंग हो या इंक्रीजिंग ड्रेनेज हो, तो ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन या ब्लीडिंग को, और हमें इस केस में जो है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए या सर्जन को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। पोजीशन द अफेक्टेड लिम्ब प्रॉपरली, ये तो बस आपको पता है कि ये पहले स्लाइड में जो है तो डिस्कस हो गया है कि वो हिप जॉइंट्स वगैरह वो डिस्कस हो गए, सही है। अच्छा जी, तो ये चंद स्लाइड्स हमारे पास रह गए हैं, इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं, लेकिन आप लोग के ज़हन के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिट एन ओवरहेड ट्रेपीज ऑन द पेशेंट्स बेड so he can use it to help lift himself off the bed using the unaffected limb। अच्छा जी, एक सपोर्ट जो है तो पेशेंट के बेड के साथ या उसके ओवरहेड जो हमने लगानी चाहिए ताकि वो जब बेड से उठे या जब वो मूव करे तो वो उस सपोर्ट को यूज़ करे, और जो अनअफेक्टेड लिम्ब है उसको यूज़ करे, और जो उसका अफेक्टेड लिम्ब है उस पर वो प्रेशर ना डाले। इसके लिए हमें उसके ओवरहेड जो है तो एक ट्रेपीज़ लगानी चाहिए, सही है। टर्न द पेशेंट ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड एज प्रिस्क्राइब्ड टू फैसिलिटेट सर्कुलेशन एंड रिकवरी व्हाइल ईजिंग थायरड मसल्स एंड रिलीविंग प्रेशर। अच्छा जी, पेशेंट को उस साइड पर मूव करे जो जो नॉन ऑपरेटिव है, जिस साइड पर ऑपरेशन हुआ है वो साइड नहीं, जिस जो अनअफेक्टेड साइड है उस साइड पर पेशेंट को मूव करे ताकि सर्कुलेशन में फैसिलिटेशन हो, और जो उसके मसल्स है वो उसमें जो है तो ज़्यादा प्रेशर जो पड़ा है वो थोड़ा रिलीज हो जाए, सही है। प्रोप द ऑपरेटिव लिम्प विद एन abduction pillow, abduction pillow हमारे पास जो है तो वो रखनी चाहिए। if the patient has a prosthesis or with pillows, if the patient has another internal fixation device, सही है। teach the patient isometric quadriceps, the gluteal setting exercises to strengthen muscles। अच्छा जी, isometric quadriceps और gluteal setting exercises ये दोनों एक्सरसाइज के टाइप से ये जो है तो हमारे पास यूज़ होते हैं मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन द मसल्स। तो ये हमें पेशेंट को टीच करने चाहिए। इनकरेज डीप ब्रीथिंग, सॉरी, encourage deep breathing and coughing or every 2 hours। अच्छा जी, पेशेंट को कहना चाहिए कि आप जो है तो डीप ब्रीथिंग लें एवरी 2 hours एंड यूज एन इंसेंटिव स्पिरोमीटर एवरी 1 to 2 hours टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा जी, हमें पेशेंट को कहना चाहिए कि आप डीप ब्रीथ लें, क्योंकि वो जो है तो जो ब्रीथ लेता है हमारे पास पेशेंट, वो पेन की वजह से हमारे पास शेलो ब्रीथ लेता है, जिसकी वजह से जो है तो एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, एम्बोलाई पल्मोनरी एम्बोलाई के चांसेस होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास जो डिस्फंक्शन है एल्वोलाई का, वो भी इसकी वजह से कॉज होता है। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है तो डीप ब्रीथ लें, सही है। अस्कल्टेट ऑल लंग लोब्स फॉर ब्रीथ साउंड विच शुड बी क्लियर, हमें अस्कल्टेट करना चाहिए ऑल लंग लोब्स, क्योंकि वो ब्रीथ साउंड जो है वो क्लियर हो, सही है। चेक द कलर एंड अमाउंट ऑफ स्पूटम, हमने जो है तो कलर और अमाउंट ऑफ स्पूटम जो है वो देखने हैं, सही है, कि वो क्लियर है कि नहीं, जो हमारे पास ये क्लियर होना इसका मस्ट है। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। अच्छा जी, फ्लूइड इनटेक को हमने मॉनिटर करना है और आईवी इन्फ्यूजन को, सही है। इनटेक जो है तो हमारे पास 3000 ml होना चाहिए, आउटपुट जो है वो 2300 ml हमारे पास यूरिन के शक्ल में होना चाहिए, और 300 से लेकर 700 ml तक हमारे पास इनसेंसिबल वाटर लॉस एंड परस्पिरेशन में हमारे पास होना चाहिए। अच्छा जी, अब इनसेंसिबल वाटर लॉस हम किसको बोलते हैं? इनसेंसिबल हमारे पास वाटर लॉस हम उसको बोलते हैं जो हमें फील ना हो और हमसे वाटर लॉस हो, मिसाल के तौर पर स्वेटिंग, सही है। Administer and avoid analgesic and monitor the use of patient controlled analgesia।
प्रोवाइड अ रेगुलर डाइट एज प्रिस्क्राइब्ड एंड मॉनिटर बॉवल साउंड्स। हमने जो है तो रेगुलर डाइट प्रोवाइड करनी है और बॉवल साउंड को मॉनिटर करना है, सही है। अ पेशेंट विद गुड बॉवल साउंड्स हु इज पासिंग फ्लैटस कैन रिसीव रेगुलर फूड्स। अ पेशेंट विद गुड बॉवल साउंड्स, हमारे पास जो पेशेंट है अगर वो उसके बॉवल साउंड्स गुड हो तो वो उसके फ्लैटस के चांसेस कम होते हैं, और जो उसका उस हु इज पासिंग फ्लैटस कैन रिसीव रेगुलर फूड्स। अच्छा जी, अगर वो उसके गुड बॉवल साउंड्स हो तो उसके रेगुलर फूड्स हमने उसको प्रोवाइड करनी है, सही है। नर्व इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द हिप में कॉज माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अच्छा जी, हिप्स से हमारे पास जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़े से इफेक्ट करते हैं, और इसका एक रीज़न ये भी है कि एक पेशेंट जो है तो सारा दिन और सारा बेड पर पड़ा रहता है तो उसकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सही नहीं होती, सही है। अच्छा, स्किन एंड प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रेशर अल्सर्स एरियाज, सही है। अगर पेशेंट पड़ा होता है 24 घंटे तो उसके जो है तो प्रेशर जो है तो उसके प्रेशर जो एरियाज है उसमें जो है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। हील्स, बैक, सैक्रम, शोल्डर्स एंड एल्बोज, सही है। जो स्किन में जो हमारे पास अल्सर्स होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसके स्किन को भी असेस करना चाहिए। हेल्प द पेशेंट सिट ऑन द बेड एंड बेड और इन अ चेयर ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव, हमें पेशेंट को हेल्प करना है उसको चेयर पर बैठाने के लिए, उसको जो है तो फर्स्ट इनिशियल ऑपरेटिव डेज में इनिशियली वेट बेरिंग एक्टिविटीज इज प्रोहिबिटेड, और जो है तो पहले के दिनों में हमें उसको चाहिए कि उसको बोले कि आप जो है तो वेट बेरिंग एक्टिविटीज ना करें, बिकॉज इट कैन कॉज एक्सेस प्रेशर ऑन द इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस। देयरफॉर द पेशेंट मस्ट यूज अ वॉकर व्हिच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड अलाउज एम्बुलेशन विद लिटिल और नो वेट बेयरिंग, सही है। आइए, आज का हमारा जो है तो टॉपिक था हिप फ्रैक्चर का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है जिसकी वजह से लेक्चर्स जो है तो लेट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो जिस तरह मैंने सोचे उस तरह अभी फ़िलहाल नहीं है। तो तब तक के लिए आप लोग जो गुज़ारा करें, खैर है। इंशाल्लाह लेक्चर जो है तो डेली अपलोड होंगे और अच्छे से अच्छे अपलोड होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।